आज की वीडियो में हम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जो कि बीएड का काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये मैं हमेशा बोलती हूँ, इसका यूनिट 3 करेंगे। और क्योंकि हम यूनिट 1 और 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये यूनिट 3 है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ आपके बीएड इस सिलेबस के लिए, इवन कोई भी आप एजुकेशनल अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वो नेट एग्ज़ाम हो, केवीएस का हो या अदर कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम भी हो, तो उसके लिए ये वाला जो यूनिट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कई क्वेश्चन जो है ना यहाँ से फैक्चुअल कैरी करते हैं, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इससे आप बीएड के आंसर तो लिखेंगे ही, साथ ही साथ जो आपका खुद का नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होगा, या फिर कह सकते हैं कि एक तरीके से रिवीजन हो जाएगी। तो यूनिट 3 जो है उसका नाम मैं पहले बता देती हूँ आपको, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ इन इंडियन एजुकेशन। तो नाम कहीं ना कहीं इस चीज़ को क्लियर कर रहा है कि कंटेम्प्रेरी जो इश्यूज़ हैं, जो समकालीन इश्यूज़ हैं या मुद्दे हैं, वो इंडियन एजुकेशन में कौन कौन से हैं, या कौन कौन सी नीतियाँ, रणनीतियाँ जो हैं वो इस चीज़ मुद्दों को मतलब सुलझाने के लिए या ठीक करने के लिए लाई जा रही हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि मुद्दे कौन से हैं, उसी हिसाब से फिर क्या होता है कि गवर्नमेंट या जो एजुकेशनल बॉडीज़ हैं हमारे इंडिया में, वो कोई नया कमीशन या नई चीज़ लेकर आते हैं एजुकेशन के अंदर, जिससे कि उस मुद्दे को या उस प्रॉब्लम को, इशू को ठीक किया जा सके। तो बेसिकली ये पूरा यूनिट आपका इसी के ऊपर होगा। तो अब देखेंगे हम फर्स्ट टॉपिक को यहाँ पर, और फर्स्ट टॉपिक जो आपका है वो कहता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है यूनिवर्सलाइजेशन, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एलिमेंट्री एजुकेशन तो आपको मालूम ही है कि जो 5th तक की एजुकेशन होती है बच्चों की, उसे हमें बेसिक एजुकेशन या फिर एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं। तो उसका यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब हो गया कि पूरी इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में, हम पूरे वर्ल्ड की बात नहीं करेंगे। यूनिवर्स का मतलब यहाँ पर उस क्षेत्र से जहाँ हम रह रहे हैं। तो हमारे लिए इस समय जो यूनिवर्स है वो हमारा इंडिया है। तो पूरे इंडिया में, इंडिया के हर एक स्टेट में, यूटीज़ में क्या करना है हमको, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है ना, एटलीस्ट उसको पहुँचाना है, उसका यूनिवर्सलाइजेशन करना है। एंड रिलेटेड इशूज़ सच एज, और जो भी हमारे इससे रिलेटेड इशूज़ हैं, जैसे एमडीएम, मिड डे मील हो गया, एसएसए सर्व शिक्षा अभियान, और आरएमएसए, तो इन तीनों को ही हम खोलकर डीपली आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन है वो बनकर आएंगे आपके फैक्चुअल भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और साथ ही साथ बीएड के अंदर भी जो आपके लॉन्ग आंसर्स लिखने के लिए आते हैं वहाँ पर भी। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, जिसे हमने अभी इंग्लिश में यूनिवर्सलाइजेशन बोला था। तो शिक्षा के सार्वजनिकरण या फिर लोक व्यापीकरण या सार्वभौमिकरण, इन तीनों ही चीज़ों का अर्थ क्या है, शिक्षा का किसी निश्चित स्तर तक सभी के लिए अनिवार्य और निःशुल्क रूप से उपलब्ध होना। जो बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाई, वही चीज़ लिखी हुई है। अनिवार्य का मतलब हो गया है ज़रूरी हो गया, निःशुल्क यानी आपको फ्री में दिया जाएगा। अब अगर आप कोई चीज़ ज़रूरी कर रहे हो और उस पर भी पैसा लगाओगे, तो फिर वो चीज़ ना अनिवार्य नहीं हो पाएगी। तो अनिवार्य करने के साथ जो ये निःशुल्क किया जा रहा है ये भी ज़रूरी है, तभी जो है यूनिवर्सलाइजेशन एलिमेंट्री एजुकेशन का पॉसिबल है। वरना जो गरीब लोग हैं वो तो साफ कह देंगे कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, तो फिर हम अपने बच्चों को स्कूल में कैसे भेजेंगे। तो जो ये निःशुल्क शब्द है ये भी आपको बहुत ध्यान रखना होगा। तो शिक्षा के सार्वजनिकरण की संकल्पना भारत में प्राचीन काल से ही हो चुकी थी। मतलब पुराने टाइम से ही देखा जाए तो जो एलिमेंट्री एजुकेशन होती है या जो एजुकेशन है उसका यूनिवर्सलाइजेशन हो चुका था, कि हर एरिया में जो एजुकेशन है उसको फैलाया जा रहा था। इवन अगर आप अशोका के टाइम पीरियड को भी याद करते हैं तो आपने देखा होगा कि उन्होंने महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं थी, जो वैल्यूज़ थे, जो इम्पॉर्टेंट है एक ह्यूमन के लिए, उसे उन्होंने ना केवल इंडिया में, इवन इंडिया के बाहर तक फैलाया। तो ये तरीके से क्या था, एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन ही हो रहा था। तो इसका यही सीधा सा मतलब है कि इंडिया में जो सार्वभौमिकरण है या शिक्षा का जो प्रसार है वो सिर्फ आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है।
चलिए आगे अब हम यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं एक, क्योंकि आपको तो मालूम ही है अगर कोई भी टॉपिक आ रहा है तो आप उसके इंट्रो में अगर डेफिनेशन कोट कर देते हैं तो आपके जो आंसर है ना उसमें वजन आ जाता है। तो एस चक्रवर्ती कहते हैं कि सामाजिक पुनर्निर्माण की दृष्टि से जिसके लिए देश की प्रतिबद्धता है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण की समस्या का निसंदेह निर्णयात्मक महत्व है। तो ये भी अपनी डेफिनेशन में सीधे तौर पर बात करते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन के यूनिवर्सलाइजेशन की। ठीक है, अब हम बात करेंगे एमडीएम जो कि लिखा आ रहा है। काफ़ी मतलब आपको मालूम भी होगा मिड डे मील जो योजना है, मिड डे मील अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े होंगे तो आपने भी ज़रूर इसे खाया होगा, आपने भी लंच लिया ही होगा। तो ये जो चीज़ है मध्याह्न भोजन योजना, तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि ये जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इंडिया में हो रहा है तो उसके लिए कौन कौन सी योजनाएं गवर्नमेंट लेकर आ रही है, कौन से तरीके हैं जिनसे की यूनिवर्सलाइजेशन कराया जा रहा है, तो नंबर 1 पे आप मिड डे मील को रखेंगे, क्योंकि ये योजनाएं शुरू ही इसलिए की गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिक स्तर पर बच्चों को स्कूल के अंदर लाया जा सके। तो मिड डे मील का हम देख लेते हैं, थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं कि क्या है नहीं है, एक शॉर्ट रिवीजन भी आपकी हो जाएगी। तो 1998 में सभी प्राथमिक और 2007 में 8वीं तक, देखो 1998 में तो ये कहा गया था कि जो प्राथमिक विद्यालय है ना 5वीं तक के, हम वहाँ तक मिड डे मील देंगे, लेकिन 2007 में इसको बढ़ाकर 8वीं क्लास तक कर दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फैक्चुअल भी है ये आपके लिए और एग्ज़ाम के रिलेटेड भी है। फिर इसके अंदर क्या कही रही थी कि जो मिड डे मील दिया जाएगा उसके अंदर जो है 300 जो है ग्राम वो कैलोरी होनी चाहिए और 12 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए, और इसी हिसाब से उन्होंने अपना जो फूड जो मेन्यू है वो डिसाइड किया हुआ था कि किस दिन चावल दाल और किस तरीके से जो है पूड़ी सब्जी ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। तो क्यों किया गया था ये मिड डे मील, क्यों लाया गया था एक्चुअली में, इसलिए कि नामांकन यानी एडमिशन्स बढ़ाए जा सके। उपस्थिति कि बच्चा स्कूल में आ रहा है तो वो प्रेजेंट हो, ऐसा नहीं एडमिशन ले लिया और फिर बच्चा आ नहीं रहा है, और प्रतिधारण में सुधार, जो बच्चे की क्षमता है जो प्रदर्शन है उसमें सुधार किया जा सके। तो ये चीज़ थी मिड डे मील के बारे में। अब हम बात करेंगे SSA सर्व शिक्षा अभियान, जो कि बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, 2001 से मतलब 2000 और 2001 के बीच में इम्प्लीमेंट ये हुआ है। आपको ना ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये 2 साल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि किसी भी योजना को लेकर आने में और लागू करने में मैक्सिमम दूसरा साल जो है वो ऐड हो जाता है जनवरी के बाद, तो फिर इसलिए हमें 2 ईयर्स ऐसे करके देखना पड़ता है। तो ये 2001 में लागू हो गया था, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और क्यों था ये सर्व शिक्षा अभियान, तो प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए। ठीक है, प्राथमिक जो एलिमेंट्री एजुकेशन है हमारा उसके लिए, उपलब्धि स्तर में सुधार, वही कि जो बच्चों की उपलब्धि है प्रदर्शन है उन चीज़ों में सुधार आ सके। सार्वभौमिकरण इसका मकसद था, यूनिवर्सलाइजेशन किया जा सके, इसलिए सर्व शिक्षा अभियान में नाम में ही सर्व आ रहा है, मतलब सभी को जो शिक्षा है वो दी जानी चाहिए और बेहतर प्रतिपुष्टि फीडबैक जो है वो काफ़ी अच्छा मिल सके, इसलिए इस योजना को लाया गया था। अब बात करेंगे RMSA की, तो इसकी फुल फॉर्म भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा अभियान की बात हो रही है और इसे शुरू किया गया था 2009 से 10 के बीच में। और इसका क्या था कि इसमें जो वित्तीय जो पोषण है यानी जो पैसा खर्च करना है, देखिए आपको ये तो मालूम होगा कि जो एजुकेशन है वो हमारे कॉन्करेंट लिस्ट का टॉपिक है, मतलब इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी। तो जो RMSA है ना, इसमें जो रेशियो रखा गया था केंद्र और राज्य के वित्त का, वो था 75:25। दैट्स मीन 75% जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च कर रही थी और 25% स्टेट गवर्नमेंट। इसमें क्या था कि माध्यमिक शिक्षा को संपूर्ण बनाना, जो हमारी माध्यमिक शिक्षा हो उसको हम आगे लेकर जाएं, और इसके अंदर विज्ञान गणित अंग्रेजी पर बल दिया गया, जो ऐसे हमारे मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, और बेहतर नामांकन एडमिशन्स जो हों वो ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए हमारे माध्यमिक विद्यालयों में।
तो ये तीनों जो आपके लिए योजनाएं हैं गवर्नमेंट द्वारा जो बनाई गई हैं, इसके सन और इनके क्या क्या उद्देश्य थे, किन लक्ष्यों से बनाई गई थी, ये चीज़ें आपको जस्ट ध्यान में रखनी है। बाकी सबके उद्देश्य तो ऑलमोस्ट सेम ही है कि एडमिशन्स बढ़ाए जा सकें, प्रदर्शन बढ़ाया जा सके, शिक्षा का स्तर बढ़ाया जा सके, ये सारी चीज़ें तो कॉमन ही है हर एक योजना में। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इश्यूज एंड डिबेट्स ऑन ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। तो यहाँ पर हम तीन जो वाद हैं उनकी बात करेंगे। एक तो हो गया आपका ग्लोबलाइजेशन, अगर आपने थोड़ी भी पॉलिटी पढ़ी होगी तो आप इन शब्दों को जानते होंगे। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, अगर आप इन्हीं को नहीं जानते तो इनके अंदर शिक्षा के मुद्दों को बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन की, जिसे हिंदी में भूमंडलीकरण या फिर कई बार वैश्वीकरण भी कह दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं को विश्व स्तर पर रूपांतरण करना। भूमंडलीकरण का क्या मतलब है, सीधी सी बात है, एक क्षेत्र की जो चीज़ें हैं ना उसको पूरे विश्व लेवल पर लेकर जाना। क्षेत्रीय चीज़ों, जैसे अब चाइना वाले अपने प्रोडक्ट पूरे इंडिया में, अमेरिका में, मतलब पूरे विश्व में बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो वैश्वीकरण कर रहे हैं उस चीज़ का। तो अब इसके गुण और दोष दोनों चीज़ें देख लीजिए यहाँ पर कि फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन इसी तरीके से जो है प्रिपेयर किया जाता है। तो गुण में क्या है कि आप निवेश कर सकते हो, किसमें, जो फॉरेन कंपनीज़ हैं या जो फॉरेन योजनाएं हैं, शेयर मार्केट है, इन चीज़ों में ओपन हो जाता है ना, पूरा विश्व ही एक तरीके से ओपन मार्केट बन जाता है। फिर युद्ध की कम संभावना होती है, क्योंकि भैया हर देश को दूसरे देश से रिलेशन रखने कभी ना कभी काम पड़ ही सकता है। फिर विश्व एकल बाजार बन जाता है, जो कि मैंने अभी आपको समझाया। रोजगार के अवसर अधिक हो जाते हैं, आप ना केवल इंडिया में, इवन बाहर कंट्रीज़ में जाकर भी जॉब्स कर सकते हो। फिर क्या होता है, शैक्षिक तकनीक विस्तार की, जिस तरीके से एजुकेशन में जो टेक्नोलॉजी है वो चेंजेस आ रहे हैं या विकास हो रहा है अदर देशों में, तो उससे हम भी सीख सकते हैं। या हमारे देश में कोई न्यू इन्वेंशन हो रही है, एजुकेशन की न्यू विधि आविष्कार की जा रही है, तो वो अदर देश के लोग भी सीख सकते हैं। और यात्रा यानी आप जाके यहाँ पर टूर ट्रैवल तो कर ही सकते हो, पूरे विश्व की विरासत से मिल सकते हो जाकर एक तरीके से। तो ये तो गुण हो रही है। बात करेंगे सीमाएं क्या हैं इसकी, मतलब क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं इसके। तो बीमारी फैलने की संभावना, द बिगेस्ट एग्जाम्पल आप कोविड-19 का ले ही सकते हो कि एक देश से कैसे दूसरे देश में वैश्वीकरण के चलते बीमारियां फैल जाती हैं बहुत ही ईजीली। फिर होता है प्रदूषण, क्योंकि जो पूरे हमारा विश्व है वो साझी संपदा है, तो ऐसा नहीं है कि अगर अमेरिका प्रदूषण करेगा तो हमें नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पर्यावरण सबके लिए है। तो इस वजह से अगर कोई अदर देश भी पॉल्यूशन कर रहा है तो उसका नुकसान सभी देशों को झेलना पड़ सकता है। व्यापार का दुरुपयोग किया जा सकता है, देशों के बीच असमानता आ रही है, अपनी संस्कृति का नुकसान हो रहा है, वो तो हो ही रहा है। आप देख ही रहे हैं कि अदर कल्चर को हम लोग अडॉप्ट करते करते अपनी जो अच्छी चीज़ें हैं, अपना जो अच्छा वाला कल्चर है उसे छोड़ते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं कंपटीशन, प्रतियोगिता जो वो बढ़ रही है, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हमारे अंदर स्किल ना हुआ तो कोई बाहर देश का बंदा भी हमारी जॉब ले सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसके ड्रॉबैक्स में आ जाएगा। अब बात करेंगे लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण की। तो उदारीकरण होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो उदारीकरण शब्द का अर्थ होता है निजी व्यक्तिगत गतिविधियों से प्रतिबंधों को हटाना, जो कि आमतौर पर आर्थिक प्रणाली से रिलेटेड। देखिए तीनों वर्ड जो है ना, पॉलिटी और साथ ही साथ जो हमारा इकोनॉमिक्स का पोर्शन है ना, उससे बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है। तो यहाँ पर लिबरलाइजेशन में ना ये होता है कि जितनी भी बाधाएं हैं ना, मतलब एक तरीके से कहते हैं कि बंदिशें मत लगाइए। अगर किसी चीज़ को, अगर कोई चीज़ फैल रही है या अंडर डेवलप है और डेवलप हो रही है तो बाधाएं मत लगाओ, होने दो, मतलब उसमें, ठीक है। मतलब ये चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। ज़्यादातर लोग आपको उदारीकरण वाले मिल जाएंगे, ये टाइम के साथ क्या हो जाते हैं, चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इन्हें हम उदारीकरण कहते हैं या उदारवाद भी कहा जाता है। इसका लाभ क्या है कि अर्थव्यवस्था में मुक्त पूंजी प्रवाह प्रदर्शन में सुधार। इससे क्या होगा, अगर सरकार या कोई भी कंपनी आप पर नहीं ज़्यादा बंदिशें लगाएंगी तो आप खुद अपना जो है मुक्त पूंजी प्रवाह कर पाओगे, प्रदर्शन में सुधार कर पाओगे। शेयर बाजार में प्रदर्शन में सुधार हो गया। अगर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप ना करे तो कहीं ना कहीं शेयर बाजार के प्रदर्शन में भी हम लोग जो हैं वो अपना योगदान देंगे या जुड़े रहेंगे। आर्थिक विकास होगा, डेफिनेटली किसी भी राज्य का विकास होगा, क्योंकि राज्यों पर
पर प्रतिबंध नहीं होंगे तो वो मुक्त रूप से अपने विकास कार्य कर पाएंगे। कृषि क्षेत्र पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। फिर सीमाओं की अगर बात कर लें, ड्रॉबैक्स क्या है, तो समस्याओं का अनुचित समाधान, कि कई बार क्या होता है कि बंदिशें ना होने से हम जो समस्याएं हैं उसका ढंग का समाधान नहीं निकाल पाते हैं। और फिर कई बार आपने देखा होगा कि कुछ कंपनीज़ जो बिल्कुल हायर लेवल पर जा रही थी और फिर जाते जाते एकदम से ही वो लो हो जाती है, या कहते हैं कि बिल्कुल ही पिट जाती है वो कंपनी। तो ऐसी स्थिति आप देख सकते। आर्थिक विषमता में वृद्धि आ जाती है कि कोई तो बहुत ज़्यादा अमीर होता ही चला गया और जो गरीब है वो बहुत ज़्यादा गरीब होता चला गया। फिर मनमानी, क्योंकि कोई बंदिशें नहीं है तो ये तो रहता ही है कि वो मनमानी कंपनी करने लग जाए। भ्रष्टाचार भी कहीं ना कहीं इससे फैलता है। अब बात करेंगे निजीकरण की, यानी कि प्राइवेटाइजेशन की। तो इसको तो आप बहुत अच्छे से समझते हो। प्राइवेटाइजेशन यानी सीधी सी बात है कि किसी भी क्षेत्र में सरकारी संबद्धता को किसी भी रूप में वापस लेने से होता है। मतलब कि कुछ भी, मतलब कोई भी एक ट्रेड हो, कंपनी हो, एजुकेशन सेक्टर हो, कुछ भी हो, वहाँ पर क्या है कि ना गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, वो क्या है अपनी जो संबद्धता है उसको वापस ले लेगी। मतलब वो इंटरफेयर नहीं करेगी। आप किसी भी तरीके के रूल्स बनाओ, रेगुलेशंस बनाओ। प्राइवेटाइजेशन मतलब पूरा प्राइवेट हो जाएगा, निजी कंपनी के हाथों में चला जाएगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वो किस तरीके से अपनी मनमानी करते हैं, हायर फीस रखते हैं, जहाँ पर एक गरीब बच्चा बिल्कुल भी सोच ही नहीं सकता कि वो वहाँ पर स्टडीज़ अपनी कंटिन्यू करेगा। यहाँ पर इंडिया में ज़्यादातर आप देखेंगे कि छोटे बच्चों को 1-2 साल या 2-3 साल प्राइवेट स्कूल पढ़ाने के बाद जो मिडिल क्लास फैमिली है वो आगे नहीं पढ़ा पाती, कंटिन्यू नहीं करा पाते और फिर उनको गवर्नमेंट स्कूल में भेज दिया जाता है। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, इसमें क्या होगा कि सारी ही स्कूल जो हैं वो प्राइवेट कंपनीज के हाथ में आ जाएंगे। तो इससे लाभ क्या होगा? पहला लाभ तो यही है कि आर्थिक लाभ होगा, पैसा बहुत आएगा। प्राइवेटाइजेशन का मेन मकसद ही होता है पैसा यानी लाभ कमाना। उद्यमी को प्रोत्साहन मिलेगा, मतलब जितने भी हमारे न्यू स्टार्टअप करने वाले लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा कि चलो गवर्नमेंट तो हम पे कोई हस्तक्षेप कर नहीं रही है तो हम भी कंपनी खोल लेते हैं, स्कूल खोल लेते हैं, कोचिंग खोल लेते हैं, है ना, इस तरीके से। तो गुणों में वृद्धि होगी। एग्जैक्टली अगर आप देखते हो प्राइवेट कंपनीज़ किसी भी चीज़ को हाथ में ले रही है तो वो कहीं ना कहीं क्वालिटी पर ध्यान देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल के जो एजुकेशन है या जो टीचर्स हैं उनकी कंपैरिजन अगर करोगे तो देख पाओगे कि कहीं ना कहीं जो आउटपुट प्राइवेट वालों का है वो ज़्यादा आ रहा होता है। फिर क्या है, सरकारी कार्यों में प्रगति होगी और लाभ में वृद्धि होगा और स्पष्टता आएगी क्योंकि उनके रूल्स वगैरह, वहाँ पे करप्शन वगैरह इतना ज़्यादा नहीं होता, सारी चीज़ें ओपन होती हैं। कमियों की बात करें तो समाज कल्याण पर कम बल दिया जाएगा। अगर समाज में कोई समुदाय छूट रहा है तो प्राइवेट वालों को कोई मतलब नहीं है उनसे। अगर छूट रहा है तो छूटने दो, उनका मेन काम पैसा कमाना है, ना कि सबको साथ लेके आगे चलना। निर्धनता के खिलाफ हो जाता है ये तरीके से, कम लोगों की पहुंच हो पाती है और गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है। मनमानी जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगती है। कई तो प्राइवेट स्कूल्स आप ऐसे देखोगे कि वो इतनी ज़्यादा ही मनमानी करते हैं, अगर आपने सच में देखा हो उनकी नोटबुक्स, और यहाँ तक कि बच्चा जो है बेल्ट और जुराबे भी स्कूल से ही खरीद रहा है। तो मनमानी तो एक तरीके से हो ही जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं जो कि हमारा कॉमन स्कूल सिस्टम, समान विद्यालय प्रणाली। तो क्या है ये, इसको देख लेते हैं। ये कोठारी आयोग अगर आपको याद हो तो फिर वहीं पर जो समान विद्यालय प्रणाली है इस रिपोर्ट की जो है तैयारी की गई थी, मतलब उसी पर ये आधारित है। और इसमें क्या बताया गया, क्या कहा गया, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि जाति, धर्म यानी पंथ, समुदाय, भाषा, लिंग, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति या फिर शारीरिक और मानसिक क्षमता के बावजूद सभी बच्चों को समान गुणवत्ता यानी सेम क्वालिटी वाली शिक्षा जो है वो देनी है। तो डेफिनेटली जो भी बच्चा किसी भी देश के अंदर हो, चाहे वो इंडिया का हो, अमेरिका का हो, उस देश की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो एटलीस्ट उस बच्चे को 8वीं तक की या जो प्राइमरी एजुकेशन है वो निःशुल्क दे, ताकि वो बच्चा
पढ़ सकें और शिक्षा के महत्व को इवन समझ सकें। तो इससे क्या होता है कि विविधताओं को अवसर के रूप में देखता है। ये नहीं देखता कि भाई यहाँ तो बहुत सारे धर्म के लोग हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं तो समझ नहीं आ रहा, चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हो रही। नो, हमें उस भाषा को, अगर हमारी क्लास में 5 बच्चे हैं और पाँचों डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, तो हमें इसको एक टास्क की तरह नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए कि हम पाँचों बच्चों को वो 5 लैंग्वेजेस सिखा सकते हैं, और वो पाँचों बच्चे जो हैं उन 5 लैंग्वेजेस को पढ़कर अपने ज्ञान को 5 गुना बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से अपॉर्चुनिटी की तरह हमें इसे लेना चाहिए एज अ टीचर। और ये सिर्फ लेने के लिए नहीं, मैं प्रैक्टिकली भी आपको अपनी लाइफ में बता रही हूँ। अगर आप टीचिंग लाइन में आगे जा रहे हैं, टीच करने जा रहे हैं या करते भी हैं, आपकी क्लास में अगर डाइवर्सिटी है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये ऐसे ही लगता है जैसे गुलदस्ते के अंदर बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही लगता है। तो उससे घबराना नहीं है, उसको एज अ अपॉर्चुनिटी ट्रीट करना है। फिर क्या होता है कि सभी के लिए खुले विद्यालय हैं, आ जाओ। और आर्थिक स्थिति को नज़रअंदाज किया जाता है कि पैसों की वजह से कोई बच्चा घर ना बैठे, इस चीज़ पर ध्यान दिया जाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका शिक्षा का व्यवसायीकरण यानी वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। इससे भी आप कहीं ना कहीं परिचित होंगे अगर आप 12th स्कूलिंग आपने गवर्नमेंट से की होगी, या फिर आपको ये मालूम होगा कि स्कोप क्या क्या होते हैं कि कॉमर्स ली, आर्ट्स ली, साइंस। तो इसी तरीके से वोकेशनल भी सब्जेक्ट होता है जिसमें बेसिकली स्किल बेस्ड सब्जेक्ट होता है, जिसमें आप स्किल बेस्ड कुछ ना कुछ सीखते हैं। नाम से समझ में आ रहा है व्यवसायीकरण, यानी कि कुछ ऐसी स्किल जिससे आप व्यवसाय आगे कुछ ना कुछ कर सके, चाहे वो सिलाई हो, मेकअप हो। आजकल तो न्यू और ब्यूटी ये भी जोड़ा जा रहा है। आज के टाइम पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी 11th-12th के बच्चे ऐसे हैं जो ब्यूटी को भी एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो सामान्य अर्थों में किसी व्यवसाय में प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग विद्यार्थी को एक व्यवसाय अथवा कौशल सिखाना, वही स्किल सिखाने के लिए, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। अगर वो बच्चा अदर सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर पा रहा तो एटलीस्ट वो कोई ट्रेनिंग ले ले, किसी चीज़ को सीख ले, जिससे वो आगे चल के अपनी लाइफ को एटलीस्ट अच्छे से चला पाए। इसकी आवश्यकता क्या है? आर्थिक विकास के लिए उसके पास पैसा आएगा। बेरोजगारी की समस्या को हम दूर कर सकते हैं। हर बच्चा नौकरी तो नहीं ले सकता, इतने जितने हमारे पास बच्चे हैं उतनी नौकरियां है भी नहीं अवेलेबल। तो डिफरेंट जो फैक्टर हैं या सेक्टर है वहाँ पर बच्चे जा सकें। विद्यार्थियों के गुणों का विकास होगा। मान लीजिए किसी बच्चे में हो सकता है पहले से ही ऐसा गुण हो, क्वालिटी हो, और उसे मौका ही नहीं मिला वोकेशनलाइजेशन करने का। फिर बौद्धिक विस्तार होगा, शिक्षा प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण बनेगी, और कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता भी विद्यार्थियों के अंदर आ जाएगी। अब बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है हमारा 3 लैंग्वेज फार्मूलाज, जिसे हम हिंदी में 3 भाषा सूत्र भी कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि ये जो 3 भाषा सूत्र ये दिया किसने था? तो कोठारी आयोग को आप ज़रूर याद रखिएगा। कोठारी आयोग द्वारा ही प्रतिपादित था, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी ये जो 3 भाषा सूत्र है ना, इसको शामिल किया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। इसमें क्या है कि हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित राज्य यानी क्षेत्रीय जो भाषा है उसको रखा जाता है। तो इस तरीके से 3 भाषा जो है वो यहाँ पर हो जाएगी। अब इसकी आवश्यकता क्या थी? सबसे पहले ये देखिए बहुउद्देश्यता, कि इसमें जो बहुत सारे उद्देश्य हैं, इसके बहुत सारे उद्देश्य यानी कई जगह पर इसके फायदे होंगे। राष्ट्रीय सद्भावना, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा हिंदी, इंग्लिश, इतनी सारी लैंग्वेजेस, 3 भाषाएं अगर बच्चा सीख रहा है, और साथ ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसकी क्षेत्रीय भाषा भी इसमें इंक्लूड है, तो वो राष्ट्रीय कहीं ना कहीं राष्ट्र से खुद को जोड़ पाएगा। भाषा अंतर को ख़त्म कर देगा, आत्मविश्वास आएगा बच्चे के अंदर, विद्यार्थियों को सहज बनाएगा कि अगर क्लास में बच्चा आ रहा है डिफरेंट लैंग्वेज का भी क्षेत्र का, तो उसको भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। अब बात करें चुनौतियों की कि प्रॉब्लम क्या है भाई इसमें, तो दक्षिण भारत जो है वो इसका विरोध करता है, क्योंकि वहाँ पर ना इंग्लिश से तो प्रॉब्लम उन्हें नहीं होगी, बट हिंदी से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो अपनी क्षेत्रीय भाषा को ही हिंदी से ऊपर मानते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर विरोध होने लगता है, तो इस चीज़ का ध्यान देना है। फिर अंग्रेजी भाषा पर बल है। ये भी देखने को मिलता है कि यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। हिंदी भाषा पर बल है। राजनीतिक मुद्दा बन जाता है ये कहीं ना कहीं। राजनीति तो मतलब किसी चीज़ को छोड़ा ही नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज़ ने। ये आपसे बेटर अभी कौन ही समझ सकता है कि एजुकेशन को किस तरीके से एज अ मुद्दे की तरह पॉलिटिकल पार्टीज ट्रीट करती है, ना कि एक टूल की तरह कि उसमें विकास करें, देश को आगे बढ़ाएं। ना, उन्हें तो एक मुद्दा चाहिए ताकि वो अगला चुनाव जीत सकें।
तो यही 3 भाषा को लेकर जो विरोध करते हैं तो पार्टीज कह देगी कि हाँ भाई हम हटवा देंगे, वहाँ से वोट ले लेंगे, और जो कहते हैं कि नहीं लाना चाहिए उनसे कह देंगे हाँ जी भाई हम लागू करवा देंगे। तो ये तरीके से राजनीतिक मुद्दा भी बन जाता है और क्रियान्वयन में थोड़ी समस्या है इसलिए, क्योंकि सोच तो बहुत अच्छी है लेकिन जब इसको रियल में ज़मीन पर लाया जाएगा, फॉलो किया जाएगा, तब हम नहीं जानते कि किस तरीके से परिणाम जो हैं, रिज़ल्ट जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका ओपन लर्निंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम, दूरस्थ शिक्षा। तो आज के टाइम पे तो ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हो चुकी है, और इम्पॉर्टेंट क्या है, और हर जगह आप देखेंगे कि जो डिस्टेंस एजुकेशन है और ख़ासकर अपर जो एजुकेशन होते हैं हमारी हायर एजुकेशन, उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये वह प्रणाली है जिसमें शिक्षक और शिशु को स्थान विशेष अथवा समय विशेष पर मौजूद होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप और मैं, क्या हम सेम टाइम पर किसी एक जगह पर प्रेजेंट हैं? नो। आप, मुझे नहीं मालूम आप कहाँ हैं और आपको नहीं मालूम कि मैं कहाँ हूँ और किस स्थिति में हूँ, और तो उसके बावजूद भी दूरस्थ शिक्षा यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन हम कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। ये क्या होती है कि कम खर्चीली और फीस भी कम होती है। यहाँ तो बिल्कुल मतलब फ्री ही है यूट्यूब जो हमारा प्लेटफॉर्म है इस पर, और अन्य कार्यों के साथ भी आप पढ़ाई कर सकते हो। आप मान लीजिए कुछ और काम भी कर रहे हैं, आपने एयरफोन लगाया है, एयरबड लगाया हुआ और आप लेक्चर भी ले रहे हैं, आप किचन का काम भी कर रहे हैं, आप लेक्चर भी ले रहे हैं, तो आप अदर काम के साथ भी अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर आता है इंटरनेट। आप सही उपयोग करेंगे, अगर आप एजुकेशन से जुड़े हैं और आपके हाथ में फ़ोन है तो आप एजुकेशनल पर्पज़ से फ़ोन का यूज़ और इंटरनेट का यूज़ भी करेंगे। मान्यताएं प्राप्त होती हैं, ये जो भी ओपन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, चाहे वो इग्नू हो, SOL हो, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। पत्राचार और ऑनलाइन शिक्षा, ये इस 2 एग्जाम्पल हैं। आपने सुना भी होगा कि कुछ बच्चे अगर इस क्लास में फ़ेल हो गए तो वो पत्राचार से जो है एडमिशन ले लिया उन्होंने, घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये उन बच्चों को मौका भी देती है आगे बढ़ने का जो रेगुलर स्कूल में सक्सेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं मॉडर्नाइजेशन, कॉन्सेप्ट, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो मैं हर चीज़ आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में ना क्वेश्चन इसी तरीके से प्रिपेयर होता है। अब टॉपिक ही आपका एडवांटेज और डिसएडवांटेज का है तो क्वेश्चन भी आना ही आना है। तो मॉडर्नाइजेशन होता क्या है? आधुनिकीकरण। मॉडर्नाइजेशन यानी मॉडर्न बनना एक तरीके से, जैसे जैसे टाइम के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं मॉडर्न ही तो बन रहे हैं। तो जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में समकालीन को परंपरागत से अलग करना। परंपरागत यानी पुराना ज़माना, और समकालीन यानी अब जो चल रहा है वर्तमान ज़माना, और भविष्य में जो आएगा वो। तो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है ये मॉडर्नाइजेशन। समाज में चेंजेस आ जाते हैं जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण तर्क पर आधारित होते हैं, जो कहीं ना कहीं साइंटिफिक भी होते हैं। अब डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो मुरे कहते हैं कि आधुनिकीकरण एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। क्रांतिकारी यानी बहुत बड़ा परिवर्तन है जो परंपरागत समाज को उन्नत यानी पुराने समाज को उन्नत यानी कि आगे बढ़ाता है और आर्थिक रूप से ज़्यादा अच्छा करता है और राजनीतिक रूप से स्थिर बनाता है और सामाजिक परिवर्तन की ओर ले जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सामाजिक परिवर्तन यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज यानी लाभ और हानि को देख लेंगे। तो लाभ क्या हो रहा है? जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, मॉडर्न हो रहे हैं, नई नई तकनीक की सुविधाएं आ रही हैं हमारे पास, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है। वैश्वीकरण में महत्व बढ़ रहा है, वैश्वीकरण बढ़ रहा है, शैक्षणिक विकास हो रहा है, एजुकेशनल सेक्टर में आप देखोगे नए नए टूल टेक्निक्स आ चुके हैं, स्वास्थ्य और जीवन शैली में विकास हो रहा है। अब आप देखो हर एक बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास मिल जाएगा और ज्ञान में वृद्धि भी हो रही है। तो ये पॉजिटिविटी है ये सारी। और लास्ट में हम इसकी कर लेते हैं हानियाँ यानी कि डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज भी क्या हो रहा है भाई? मॉडर्नाइजेशन से कुछ तो बुराइयाँ होंगी ही। अच्छी चीज़ों को बदलना, कि क्या होता है ना, देखो मॉडर्न तो बनो, आप अच्छी चीज़ें अपनाओ आगे की, लेकिन पुरानी जो अच्छी चीज़ें हैं उसको साथ में रखो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। बट हमारा अभी क्या हो रहा है मॉडर्नाइजेशन में, हम पुरानी अच्छी चीज़ों को भी छोड़ दे रहे हैं। एटलीस्ट पुरानी जो अच्छी चीज़ें हैं उसे हमें अपने साथ रखना चाहिए और आगे ले जाना चाहिए। प्रकृति को खतरा बढ़ रहा है डेफिनेटली, जैसे जैसे हम डेवलप कर रहे हैं, मॉडर्न बन रहे हैं, नेचर को नुकसान पहुंच रहा है।
मशीनों का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है, जिससे इंसान जो है वो कहीं ना कहीं लेज़ी होता जा रहा है। पारंपरिक मूल्यों में यानी वैल्यूज़ में गिरावट हो रही है। जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मानव को मानव बनाए रखने के लिए। तो मॉडर्न बनते हुए हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो मोरल वैल्यूज़ हैं वो ज़रूरी हैं। फिर नए प्रकार के खतरे भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि जैसे जैसे मॉडर्न होंगे, नई टेक्निक आएगी, जैसे इंटरनेट है वो न्यू है हमारे लिए, तो उसी से रिलेटेड नए खतरे भी आ गए हैं। जैसे प्राइवेसी स्कैम हो जाता है फेसबुक पर या व्हाट्सएप या अदर जो भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर। तो नई सुविधाओं के साथ साथ नए खतरे के आने का भी यहाँ पर डर रहता है। तो ये ऑल ओवर आपका यूनिट 3 था कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का। हम कर रहे हैं बीएड का फर्स्ट ईयर कंप्लीट। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि यूनिट 4 होगी, और आई थिंक वो लास्ट इसका यूनिट है, जिसके बाद आपका इस सब्जेक्ट का जो है सिलेबस वो ख़त्म हो जाएगा, और फिर उसके बाद जल्दी ही हम बाकी के सब्जेक्ट भी यूनिट वाइज कवर करेंगे।